हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी एचटेट कॉमन सेक्शन सीरीज़। और आज हम करेंगे सीडीपी से स्टार्ट। सीडीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें पहले क्वेश्चन नहीं आते थे भी लास्ट ईयर्स में, लेकिन अब कुछ 1-2 साल से आई थिंक क्वेश्चंस आने लगे हैं इस टॉपिक से। और बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो इसको आज हम कवर करेंगे। इसी क्लास में आपके सारे डाउट्स जहाँ से बनते हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। अगर फिर भी कोई रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। सो देखो, और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी पोस्ट सेक्शन में। वहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते। तो टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, चैनल पे आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। जिसकी भी कोई क्वेरीज हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया किसने था? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आप याद करो कौन सी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी जो थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने, साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म भी दिया, सिगमंड फ्राइड ने ही दिया था डिफेंस मैकेनिज्म। सो इसको ध्यान रखना। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज दैट हेल्प पीपल टू यूज विद सपोज करो हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनकॉन्शियसली, मतलब बेशक हम अवेयर ना हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमारा माइंड अपने आप क्रिएट करता है उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब उससे बचने के लिए सॉल्यूशंस, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या है, देखो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन कैसे, जब हम सपोज करो एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी नए एनवायरनमेंट में, ठीक है, वहाँ पे हमसे हो जाती है मेल एडजस्टमेंट, यानी कि हम एडजस्ट होते हुए कुछ खराब हो गया हमसे। मेल का मैंने आपको बताया, जब मेल लग जाता है कहीं पे आगे MEL, तो उसका मतलब होता है खराब होना, ठीक है। ये आपका वोकैब सेक्शन के लिए भी है। मेल जहाँ पे लगा हो वहाँ पे खराब होना होता है, मेल एडजस्टमेंट, मेल न्यूट्रिशन जैसे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है हमसे, तब डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो ढूंढता है उससे निकलने के लिए रास्ते, कि अपने आप को सेफ कैसे किया जाए। ये है डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो इसमें क्या होता है। फर्स्ट है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है कि अपना, चाहे हम गलत हैं चाहे सही हैं, एक लॉजिक है, मतलब एक पॉइंट, हम अपने पॉइंट को, चाहे हम सही हैं चाहे गलत हैं, चाहे सही चाहे गलत, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हम फॉल्स लॉजिक भी देते हैं, ठीक है। फॉल्स लॉजिक देते हैं हम अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, मतलब अपने फेवर में हमारे पास लॉजिक होता है कि हम कि इस साइड क्यों गए, ठीक है। रैशनल बोलते हैं उसको, रैशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन जैसे आप को एक मैं एग्जांपल देती हूँ, कैसे याद रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसानों की फसल जब खराब हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट है उनको कुछ कंपनसेशन देती है, मतलब कुछ पैसे देती है कि वो अपना जो मतलब रहन सहन ठीक अच्छे से, जो उनका गुजारा है वो कर पाए, मतलब, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, वो होता है कंपनसेशन। मतलब कुछ फसल पूरी जैसे खराब हुई, पूरी का एक तरीके से कंपनसेशन हो गया, मुआवजा, एग्जैक्ट है इसका मुआवजा, ठीक है। तो इसमें कैसे कंपनसेशन यूज़ होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, किसी की हाइट कम है, लड़कियों की ऐसे करते हैं, जैसे हाइट कम होने पे हील्स पहन लेती हैं लड़कियां, और अभी बीच में, अब तो चलो ट्रेंड नहीं है पफ का, नहीं तो ना 3 से 4 इंच का पफ भी बना लेती थी लड़कियां, मतलब 3-4 इंच ऊपर हो गया, 3-4 इंच नीचे, तो 7-8 अपना इंच वो बढ़ा लेती थी हाइट, ठीक है। स्टडी में वर्क वीक होना और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर देना, ठीक है, ये भी एक कंपनसेशन ही है। अब देखो सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन आया है सब्सटीट्यूट से। सब्सटीट्यूट मीनिंग होता है किसी चीज़ का अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक चीज़ ना हुई तो दूसरी कर ली, इस तरीके से, मतलब उसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ कर लेना। इसका एग्जांपल देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते करते साथ में डिग्री करते रहना, और डिग्री करके आगे उस फील्ड में चले जाना। फॉर एग्जांपल, कई बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ही अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, जैसे डी ग्रुप वगैरह में 12th होती है एलिजिबिलिटी, और वो साथ साथ अपनी डिग्री भी करते रहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते रहते हैं। फिर आगे उनका इंटरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट जॉब लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो आगे डिग्री करते करते कंप्लीट कर जाते हैं, फिर क्या पता टीचिंग लाइन में एंटर हो जाए, ठीक है, सारी डिग्रीज कर ली, टीचिंग लाइन में एंटर हो जाए, इस तरीके से।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, देखो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते करते एंड में टीचर बन जाना, ठीक है। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते करते मतलब यूपीएससी में इतना वास्ट सिलेबस होता है कि टीचर क्या सब कुछ बन जाता है इंसान, ठीक है। तो एंड में टीचर बन जाना, यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ लेकिन टीचर बनने के लायक तो हो गए। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, अपनी यहाँ से लगाओ, सब मैंने बताया था, ऊपर भी आया था सब, जैसे इसको ऐसे याद कर लो। सब, सब यानी कि सब्सटीट्यूट किसी चीज़ का, और इसमें है सब यानी कि लिमिट, लिमिट सब्लिमेशन, अपनी जो एनर्जी है उसको कहीं और लगाना, सब यानी कि कहीं और, दूसरा पहलू होता है एक तरीके से हर चीज़ का। सो सब्लिमेशन में क्या है, अपनी एनर्जी है उसको दूसरी चीज़ में लगाना। फॉर एग्जांपल जैसे हैकिंग की स्किल होती है किसी किसी के अंदर, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में अगर हैकिंग की स्किल हो, वैसे तो सीखनी पड़ती है लेकिन कुछ गुण होते हैं जो नेचुरली होते हैं, कि किसी की आईडी हैक करना, बहुत से लोग होते हैं ऐसे हमारी सोसाइटी में जिसको आईडी हैक करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, लोग दूसरे लोगों की कि देखूं, फिर उनको और लोगों को मैसेज करेंगे, ठीक है। तो उस स्किल को, उसको थोड़ा सा और डेवलप करके पुलिस की हेल्प के लिए यूज़ करना, ठीक है, तो उससे काम भी बन जाएगा, हमारी अर्निंग भी हो जाएगी, इस तरीके से मतलब पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करना। जैसे ताकत को वेट लिफ्टिंग में लगाना, अपनी एनर्जी का यूज़ करना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, रिप्रेशन एंड सप्रेशन एंड रीग्रेशन। पहले देख लो आप रीग्रेशन। रीग्रेशन क्या होता है, री होता है दोबारा, री का मीनिंग जब कहीं लग जाए री तो दोबारा, ठीक है। ग्रेस से लगा लो आप, जी निकाल लो यहाँ से, जेनेटिक, ठीक है, या जनरेशन, जनरेशन, ठीक है। एक्शन परफॉर्म ऑफ यंगर जनरेशन, अपने से छोटी जनरेशन के एक्शंस परफॉर्म करना। जी से मैंने बताया आपको, जी से निकाल लो यहाँ से जनरेशन, यानी कि अपने से छोटी जनरेशन के एक्शंस परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल बच्चे, मतलब अब हो गए हैं 5-6 साल का बच्चा हो गया और वो टॉयज़ के लिए ऐसे रो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब जैसे छोटे बच्चे लेट जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पब्लिक में हो चाहे मार्केट में हो, अगर उनको चाहिए कोई चीज़ तो चाहिए है, ठीक है। मतलब इस तरीके से इतना गंदा व्यवहार कर देंगे कि सबके सामने बेइज्जती करवा देंगे कि अब तो ये खिलौना दिलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव करना। और कई बच्चे होते हैं स्कूल जाना नहीं पसंद होता भाई उनको, मेरे को अभी भी याद है, मेरा एक क्लासमेट था, 5th क्लास में थे हम, तो उसको ना ऐसे लेके आते थे स्कूल में, उसके मतलब फैमिली मेम्बर्स ऐसे छोड़ के जाते थे उसको, इतनी बुरी तरीके से पूरा स्कूल उसका तमाशा देखता था, ऐसे लेट लेट के आता था, मतलब इतना होते हैं कई बच्चे। तो वो देखा जाए तो 5th क्लास में कोई बच्चा ऐसे रोने वाली सिचुएशन में तो नहीं होता, लेकिन एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है किसका, अपने से छोटी जनरेशन का, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तब ऐसी हरकतें करते हैं, तो उसको बोलते हैं रीग्रेशन। अब देखो रिप्रेशन एंड सप्रेशन। रिप्रेस, यहाँ से वर्ड निकाल लो आप, प्रेस करना यानी कि अपने इमोशंस को दबाना, प्रेस करना दबाना होता है किसी भी चीज़ को, यहाँ पे है इमोशन, ठीक है। रिप्रेशन क्या होता है, नेगेटिव सेंस में अनकॉन्शियस, मतलब जब हम अनकॉन्शियस, हमारे माइंड को नहीं पता, माइंड को मतलब हम अवेयर नहीं है उस चीज़ के बारे में कि हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कोई चीज़ हो जाती है, उसमें होता है रिप्रेशन में। रिप्रेशन में होता है ऑटोमेटिकली, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ रिप्लेस होगी। सप्रेशन में होता है कि हम जानबूझ के करते हैं, सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, मतलब कॉन्शियसली हम दबाने की कोशिश करते हैं। इनका एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ, उसने किसी और से शादी कर ली, ठीक है, शादी कर ली, अब शादी के बंधन में आके उस जिससे शादी की है उस इंसान के साथ जो कनेक्शन बनेगा, उसके साथ इमोशंस बनेंगे, तो जो पहले जिस इंसान से जो एक्स था उसके साथ उसकी जो यादें हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती जाती हैं टाइम के साथ। सो ये है रिप्रेशन। और सप्रेशन में क्या है कि हम अपने, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं अभी भी किसी इंसान के लिए, लेकिन हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बार बार कुछ गलत करके, जैसे कि ब्रेकअप होने के बाद ड्रिंक करना, ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद ड्रिंक करना कि मैं तो पागल आशिक दिवालिया हूँ, इस टाइप की मतलब हरकतें करना, तो उसको बोलते हैं सप्रेशन। उस इंसान को मतलब जानबूझ के भूलने की कोशिश करना, ठीक है, सप्रेशन में होता है ये। रिप्रेशन में होता है कि ऑटोमेटिकली विद टाइम आप भूल जाते हो, सप्रेशन में फोर्सफुली भूलना। नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को ट्रांसफ़र करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये बहुत मतलब फेमस सा एक एग्जांपल है। क्लास में मैम कई बार गुस्से में आते हैं, मतलब हम छोटे होते थे तब कैसे बोलते थे कि आज तो मैडम घर पे लड़के आई होगी, मतलब तभी इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो ये एक इमोशन का डिस्प्लेसमेंट है, कैसे कि अपने घर पे वो लड़के आई हैं और क्लास में आकर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। इसको पॉजिटिव सेंस में भी हम देख सकते हैं, बजाय नेगेटिव सेंस में क्यों देखे, देखो गुस्सा आने पर अपने आप को शांत करने के लिए कोई सॉन्ग सुनना जिससे दिमाग शांत हो जाए, या मेडिटेशन करना, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। सो ये है ट्रांसफ़र ऑफ इमोशन। अब है डिनाइल।
डिनाइल एंड विड्रॉल, इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। डिनाइल हो गया डिनाई करना, डिनाई करना, ठीक, डिनाई मतलब बिल्कुल साफ मना कर देना। फॉर एग्जांपल एक गेम है, गेम में पार्टिसिपेट करने से मना कर देना, हो गया डिनाइल। और विड्रॉल हो गया कि कहीं पे एक दो स्टेप हम खेले गेम के, एक दो जो टास्क थे वो किए, उसके बाद हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे क्विट कर देना और गेम से बाहर हो जाना, ठीक है। ये है विड्रॉल। और ये डिनाइल मतलब गेम में एंटर ही ना करना। विड्रॉल होता है कि एक दो टास्क खेलने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे विड्रॉ कर देना, यानी कि क्विट कर देना। अब फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी होती है इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, जो अक्सर एडोलेसेंट एज में होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? किसी चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफाई करना और उसको कॉपी करना, किसी की आइडेंटिटी कॉपी करना। ये दोनों चीज़ें किसकी हैं? एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एज में होता है ये। आइडेंटिफिकेशन को हम हीरोइज्म भी बोल सकते हैं, अपने हीरो को कॉपी करना, ठीक है। प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन को कैसे याद करोगे? प्रोजेक्शन होता है थोपना किसी के ऊपर कोई चीज़, ठीक है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना किसी के ऊपर, ऐसे लगा लो, ठीक है। अपनी थिंकिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करना किसी के ऊपर, ऐसे याद रख लो इसको, ईजी है, ठीक है। अब देखो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स करवाऊंगी, तो उनको इतना अच्छे से करना कि आप कुछ भी, अगर वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अगर वाला तो चांस ही नहीं है, वहीं से बनेंगे क्वेश्चंस मैक्सिमम, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ, ठीक है। इतना अच्छे से रट के जाना बिल्कुल। सो देखते हैं वर्ब। वर्ब हमने हिंदी में अभी लास्ट कंप्लीट किया है कल, क्रिया, ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। वर्ब क्या होता है? एक्शन, एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन यानी कि कोई काम हुआ, कोई वर्क हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक यानी कि बोलना, बोलना क्या है? कोई एक्शन। अब वर्ब होती है टू टाइप्स की यहाँ पे, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। वर्ब होती है टू टाइप्स की, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है? देखो, फाइनाइट एक तरीके से होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, यहाँ पे टेंस भी ऐड कर लो, टेंस के साथ जो अपनी फॉर्म चेंज कर दे, ठीक है। टेंस, नाउन, प्रोनाउन, मतलब कुछ भी आ गया उसके साथ ऐसा जिससे उसको अपनी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, वो है फाइनाइट वर्ब, यानी कि फॉर्म चेंज, एफ से फॉर्म चेंज, ठीक है, ऐसे याद रख लो। नॉन फाइनाइट यानी कि जो फॉर्म चेंज ना करे, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ना कोई फर्क पड़ेगा उसको कि क्या ऐड हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन वो भी एक वर्ब ही है, ठीक है। ये जो फाइनाइट वर्ब आती है, एक और इसकी क्या क्वालिटी है कि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है, इसीलिए इसके अंदर चेंजेस आना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाजमी है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आती है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ ही उसमें चेंज आ जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब है जो ये सब्जेक्ट के साथ नहीं आती, ये वर्ब के भी आगे वर्ब, मतलब जो वर्ब मेन वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, उसके भी बाद में आती है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनके एग्जाम्पल देखो, एक युवराज प्लेज फुटबॉल डेली। अब प्लेज खेलता है डेली, ऐसे लग गया इसमें पीछे, ठीक है। अगर ये पास्ट में होती तो प्लेड होता, ठीक है। इसी तरीके से जो इसमें है, युवराज है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो आई वर्ब उसको बोलते हैं मेन वर्ब, और इसमें चेंज भी आ रहा है तो इसको बोलते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखो, ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स। लव्स क्या है? चेंज होने वाली, सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ आई है, चेंज होने वाली है, कैसे? लव्ड भी होता है, ठीक है, लविंग भी होता है नेचर के लिए जैसे, ठीक है, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, इसको बोलेंगे फाइनाइट। लेकिन जो कैंपिंग है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों का या पूरे सेंटेंस में क्या चेंज हुआ, क्या टेंस चेंज हुआ, नाउन चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैंपिंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कैंपिंग ऐसे का ऐसा रहेगा। एग्जाम्पल एक और देखो, जंपिंग, ठीक है, अगर यहीं पे आ जाता होता, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है इनफाइनाइट वर्ब जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और आगे देखो इसके टाइप्स। अब फाइनाइट होती है टू टाइप्स की, फाइनाइट है टू टाइप्स की, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड यानी कि हमारी जो हमने हिंदी में की सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव या सकर्मक में क्या होता है, हम कोई एक्शन करते हैं और उसका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तभी उसको सकर्मक क्रिया मतलब कर्म,
ऑब्जेक्ट क्या होगा, कर्म। ठीक है, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई रोट अ लेटर, आई रीड अ बुक, मतलब इनमें ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा। ट्रांजिटिव सकर्मक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आई रोट अ लेटर मतलब लेटर के ऊपर प्रभाव पड़ा, बुक मैंने पढ़ी तो बुक के ऊपर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। और एग्जाम्पल देख लो, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तोड़ने का प्रभाव ग्लास के ऊपर। ही क्लोजेज द शॉप एट 8 PM, वो बंद कर देता है शॉप 8 बजे। सो शॉप बंद कर देता है, किसके ऊपर, शॉप के ऊपर प्रभाव पड़ा, टाइम बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, अकर्मक क्रिया यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट, अकर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया तो ट्रांजिटिव ही हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, कहने का ये मतलब है। इंट्रांजिटिव में क्या है कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस जो है अपने आप में कंप्लीट है, क्रिया जो है वो अपने आप हो रही है। एग्जाम्पल, आई स्लीप, मैं सो रही हूँ, मतलब मैं सोती हूँ। बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड्स हैं, ये ऐसा आएगा यहाँ पे, सॉरी, बर्ड्स जो हैं फ्लाई करते हैं। द ग्लास ब्रोक, जो ग्लास है वो टूट गया, कांच टूट गया वाली सेंस। ठीक है, एक है ग्लास तोड़ा गया किसी के द्वारा। द मार्केट क्लोजेज एट 8 बजे, देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो मार्केट है वो अपनी शॉप 8 बजे बंद करता है। ठीक है, मतलब कोई कर रहा है इसको, और ये क्या है कि मार्केट जो है 8 बजे बंद हो जाती है। ठीक है, ये एक है कॉमन एक्शन एक तरीके से, मतलब सभी करते हैं, ये तभी होता है। तो मार्केट की टाइमिंग बताई गई है कि 8 बजे बंद हो जाती है मार्केट, मतलब बंद होना एक्शन तो है, लेकिन उसमें सबके लिए ये नहीं यूज़ हुआ कि बंद कर देते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा फाइनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इसको अच्छे से याद रखना। आगे देखो नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, अभी साथ के साथ इनको याद कर लो। नॉन फाइनाइट होती है 3 टाइप्स की, द फाइनाइट, द इनफाइनाइट वर्ब, द जिरंड एंड द पार्टिसिपल। इन दोनों में क्या, नॉन फाइनाइट पूरी ही ऐसी है जहाँ पे होती है कन्फ्यूज़न, और जहाँ से होगी कन्फ्यूज़न वहीं से आएगा क्वेश्चन। ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि हाँ ये मैं छोड़ दूँ, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, या अपना डाउट क्लियर ना करो, वहीं से हमेशा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सो द फाइनाइट, द जिरंड, द पार्टिसिपल, इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनका बस ये देख लो, इनफाइनाइट में क्या होता है, द इनफाइनाइट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिरंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तीनों में ही होती है, ठीक है, इसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और द जिरंड में क्या होता है, जो एक्शन है वो मूविंग नहीं होता, एक्शन यानी कि जो वर्ब होता है वो मूविंग नहीं होता। जैसे कि आई लव टू प्ले, जैसे प्ले करना। आई लाइक स्विमिंग, जैसे आई लाइक स्विमिंग। अब इसमें जो लाइक है पसंद करना, ठीक है, वो मूविंग नहीं है, लेकिन जो स्विमिंग है वो मूविंग एक्शन है, इस तरीके से। द पार्टिसिपल में क्या होता है, जो एक्शन होता है वो मूविंग होता है, मूविंग फॉर्म में, यानी कि जैसे स्विमिंग करना, मूविंग फॉर्म, ठीक है, प्ले करना, इस तरीके से। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ है, हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके का राज्यपाल, गवर्नर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। हमने ये कल कर लिए थे, देखो 10 तक, ठीक है। इससे पहली वीडियो में हमने आर्टिकल्स किए थे इनसे रिलेटेड, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है धर्मवीर भारती, इसमें कैसे याद किया था, ट्रिक से। फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है, नाम ध्यान रखना कैसे। धर्म का नाश होगा, जब जब धर्म का नाश होगा नारायण आएंगे। सेकंड वाले, नारायण आएंगे और कब, जब हर नर पुकारेगा, और उनके आने से क्या होगा, सुख हो जाएगा, और फिर जो नर है उनके चरणों में लीन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट वाले क्या है, धर्मवीर भारती जो है वो फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नारायण जो चक्रवर्ती हैं, वीरेंद्र नारायण, इनका जो टेन्योर था वो सबसे लंबा था, लगभग 9 साल का, ठीक है। इनको कैसे याद करोगे, एक बार देखो इसके लिए ट्रिक। नारायण की जो टेन्योर था सबसे लंबा, वीरेंद्र वेरी लॉन्ग, ठीक है, वी से वेरी लॉन्ग टेन्योर। RS नरूला, ये देखो यहाँ पे एक ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुखलाल के जो फर्स्ट जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, एक तो वीरेंद्र वाले में हुआ था, ठीक है, वीरेंद्र वाला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वीरेंद्र क्योंकि सबसे लंबा टेन्योर था, एक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पहले वाला। दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ सुखलाल के टाइम में राष्ट्रपति शासन, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लो, सुरजीत सिंह संगवालिया, इसको कैसे याद करेंगे, जब हरि के चरण में लीन हो जाएंगे तो हम उनके संग रहना चाहेंगे, लेकिन
उसके लिए गुरुजी क्या बताते हैं कि हमें तपस्या करनी होगी। तपस्या यानी कि बर्न करना होगा अपने आप को, और फिर हमें हरि मिल जाएंगे, और हरि मिलेंगे तो हमें क्या आएगा, आनंद। आनंद आएगा तो हम हो जाएंगे धनिक। धनिक यानी कि धनिक ये वाला नहीं है कि हमारे पास धन आ जाएगा। धनिक यानी कि हम मन से धनवान हो जाएंगे। और इनकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट तापसी वाले की देखो, तापसी वाले ने क्या होता है, तपस्या ली थी, तो इसने तपस्या में क्या किया था, शपथ दिला दी थी किसको, भजन लाल को, ठीक है। और ये है इंपॉर्टेंट हरियानंद। हरियानंद ने क्या किया था, चौधरी देवीलाल, हरियानंद के टाइम पे जो चौधरी देवीलाल थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे। हरियानंद, चौधरी देवीलाल। अब है धनिक। धनिक लाल मंडल के टाइम पे जो थर्ड हमारा राष्ट्रपति शासन था वो लागू हुआ था। यानी इसको ऐसे याद कर, धनिक यानी कि सारा धन खत्म हो गया था तीसरे में, तो ये लास्ट था, ठीक है। अब है अगले वाले देखो, अगला है महावीर प्रसाद। उसी से कनेक्ट करके याद कर लेंगे महावीर प्रसाद। हम वीर कब होंगे, जब हमें प्रसाद मिलेगा नारायण का, जैसे पहले वाले से ही कनेक्ट करो। प्रसाद मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। परम आनंद की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश आ जाएगा तो जो सारी बीमारियां थी वो कट जाएंगी, यानी कि डॉक्टर की दवाई भी हमें लग जाएगी। डॉक्टर की दवाई भी हमें लग जाएगी। फिर हम जगन्नाथ से मिलने जाएंगे, मतलब जगन्नाथ को फॉलो करेंगे एक तरीके से। पहाड़ों में जगन्नाथ से मिलने जाएंगे और उनसे बात करने जाएंगे, यानी कि भोले से, भगवान से बात करने जाएंगे। फिर वो हमें बना देंगे कप्तान। कप्तान किस चीज़ का, आर्य समाज का कप्तान। और हम करेंगे सत्य को फॉलो, ठीक है। हम करेंगे सत्य को फॉलो, और भंडारू से हम लगाएंगे भंडारे, जगन्नाथ के भंडारे, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार ये वाला फिर से। पहले हम वीर कब होंगे, जब हमें नारायण का प्रसाद मिलेगा। नारायण का प्रसाद मिलते ही हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे जीवन में प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश होते ही हमारे सारे रोग कट जाएंगे, यानी कि जो भी डॉक्टर हमें दवाई देगा कि दवाई हमें लग जाएगी। डॉक्टर की दवाई खाते ही हम जाएंगे पहाड़ियों में। पहाड़ियों में कहाँ पे, जगन्नाथ के दर्शन करने, ठीक है। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही हम कप्तान बन जाएंगे, कप्तान बना देंगे हमको। और हम कप्तान किसके बनेंगे, आर्य समाज के। आर्य समाज के कप्तान बनेंगे क्यों, और हम सत्य का पालन करेंगे। सत्य का पालन करते हुए हम जगन्नाथ के भंडारे लगाएंगे, भंडारू, ठीक है। इनमें से अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है प्रेजेंट के कौन है, ठीक है, भंडारू दत्तात्रेय। ये ध्यान रखना, अभी प्रेजेंट में है ये, ठीक है। दूसरा है ये ओम प्रकाश वर्मा, क्योंकि इनका जो टेन्योर था वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा यानी कि 5 दिन का। 2 जुलाई 2004 से लेके 7 जुलाई 2004 तक इनका टेन्योर था ये। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट हरियाणा जी के। अब देखो हिंदी। हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे तो टॉपिक्स को डिटेल में ही करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वर्ण विचार शुरू करते हैं। वर्ण विचार की सबसे छोटी इकाई, वर्ण विचार में सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, ठीक है। ध्वनि यानी कि आवाज़ या वर्ण। वर्ण होता है 2 टाइप के, स्वर तथा व्यंजन। स्वर होते हैं टोटल 13, लेकिन स्वर 11, इनके मतलब जो अयोगवाह है इनको निकाल देते हैं। व्यंजन होते हैं 33, व्यंजन है 33। स्वर यानी कि हमारे वावल, और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। हिंदी में होते हैं 11 स्वर, लेकिन कुल अगर लगाएं तो 13। 11 है यहाँ तक, ऋषि तक, ऐसे ऋषि तक, और 2 हैं ये हमारे अयोगवाह। इनको अयोगवाह क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये योग, यहाँ से लगाओ योग, यानी कि स्वर और व्यंजन को जोड़ने का काम करते हैं, इनके बीच में आते हैं, ठीक है। ए आ ई उ ए ओ ऋषि, यहाँ तक है हमारे 11 स्वर। टोटल अगर आए तो 13, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। अब इनमें देखो, जिसके ऊपर होती है मतलब जिसके ऊपर है अबिंदी। अबिंदी होता है अनुनासिक, और अगर चंद्र बिंदु है तो अनुस्वार, और जिसके पीछे 2 बिंदी हैं वो है विसर्ग। एक है हमारे पास विसर्ग। विसर्ग है कौन सा, ए, जिसके पीछे है 2 बिंदी। और अनुनासिक और विसर्ग, ये ध्यान रखना, अनुनासिक और विसर्ग क्या बनाते हैं, अयोगवाह के हैं 2 टाइप। अयोगवाह हैं 2 टाइप के, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। अनुनासिक यानी कि ए के ऊपर बिंदी और ए के पीछे बिंदी 2 विसर्ग। एक और है, ये इसी का पार्ट है, मतलब अनुस्वार। अनुस्वार जब ए के सिर पे बिंदी, सिर पे चंद्र बिंदु, सिर पे चंद्र बिंदु, तो अनुस्वार।
बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल में आपको करवाऊंगी, लेकिन याद साथ साथ कर लेना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अब व्यंजन का इंट्रो। व्यंजन कैसे लेके हमारे पास हैं 5 वर्ग। 5 वर्ग यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये कहाँ से बने हैं? फर्स्ट लेटर जो है, पांचों लाइन के फर्स्ट लेटर। ये है हमारे पास टोटल 25। ठीक है, 25 यहाँ से लेके यहाँ तक है 25। इनमें अब क्या है, क ख ग घ ड, मतलब ये तो आप पढ़ ही लोगे, इसमें क्या पढ़ाऊँ मैं। सो ये है 25। और इनमें से अब देखो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे? जो जहाँ पे बोलते टाइम जहाँ पे टच होती है वहाँ से साउंड आती है, मतलब जहाँ से साउंड आती है एक तरीके से, इन्हीं को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन 25 को। जहाँ से साउंड आती है उनके अकॉर्डिंग इनको बोला जाता है। सो फर्स्ट जो लाइन है पूरी उसको बोलते हैं कंठ, यानी कि गले से आवाज़ आती है। सो क, इसको ऐसे ध्यान रखना, क से कंठ और क से जो हमारा कवर्ग। सो इनकी सबकी आवाज़ आएगी गले से, कंठ से। क ख ग घ ढ, बोल के भी देखो, क ख ग घ ढ, तो गले से आवाज़ आती है। नेक्स्ट है चवर्ग, च छ ज झ न। ये कहाँ से आती है? तालू से। देखो च छ ज, मतलब जो हमारी जीभ है वो एक तरीके से नीचे रखी रहेगी और तालू में ऊपर वहाँ से टच होगी हल्की सी पीछे से। ठीक है, ट ठ ड ढ ण। इसमें क्या होएगा? ये है मूर्धा, ट ठ ड ढ ण। ये मूर्धा में क्या होता है? जो हमारी जीभ होती है हल्की सी टच करेगी ऊपर की तरफ, बिल्कुल तालू मतलब पीछे नहीं करेगी, मिड से मिड में टच यानी कि मूर्धा। ठीक है, मिड में टच यानी कि मूर्धा। त थ द ध न। अब जो टंग है, बोल के देखो, टंग कहाँ से टच कर रही है? दांतों के साथ। त थ द ध न, नीचे वाले दांतों के साथ। दंत यानी कि दंत में है, दांतों से टच कर रही है। प फ ब भ म। अब हमारे जो ओष्ठ यानी कि जो हमारे होठ हैं, प फ ब भ म, होठ्स वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो जब हम इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो होठों से जो हमारे होठ है एक दूसरे के साथ क्लैप कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से भी आगे इंपॉर्टेंट क्या है जी, देखो महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है? महा यानी कि इवन नंबर, महा इवन नंबर, इसको ऐसे याद रख लो, महान इवन। महान इवन कैसे? जो सेकंड लाइन और जो फोर्थ लाइन पूरी की पूरी, ये क्या है? महाप्राण। ठीक है, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी कि 2 4 6 8। तो अल्प यानी कि जो बचे पहली, तीसरी और पांचवी। अल्प होता है छोटा, यानी कि कहीं कहीं आए, एक तरीके से ये लगा लो, क ख और ग वाली और ड वाली, ये तीनों हो गए अल्प प्राण। अब अघोष और सघोष। अघोष अ आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 2 लाइन होगी अघोष और लास्ट की 3 लाइन होगी सघोष। ये है सघोष, स्टार्टिंग की 2 लाइन है अघोष। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ये ध्यान रखना। महाप्राण, अल्प प्राण। महाप्राण में क्या है? महाप्राण है इवन नंबर यानी कि 2 और 4 वाली लाइन। जो बची बाकी 3 5, पहली, तीसरी और पांचवी, ये क्या है? अल्प प्राण। और अब है, देखो इसको ऐसे भी ध्यान कर सकते हो, अल्प प्राण। अल्प प्राण में है 3 वर्ड अल्प और ऐ से स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है। ए बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, सो फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और ये फिफ्थ, सो अल्प प्राण। महाप्राण में आते हैं 2 वर्ड, सो 2 और 4, 2 और 4। अघोष, अघोष भी आता है स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 3 सघोष। ये ध्यान रखना। और ये कंठ तालु वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साउंड कहाँ से आती है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में और गहराई में जाएंगे हम कल वाली वीडियो में। आई होप आप साथ साथ रिवीजन कर रहे हो इन सब की। ठीक है, आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। रिवीजन जरूर करते रहें साथ साथ। जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो साथ साथ रिवाइज, लर्न, जो भी आपसे बनता है उसको चाहे लिख के देखो अगर आप लिख के देखोगे तो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा, मतलब इतना अच्छे से हो जाएगा कि बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि किसी भी टॉपिक को अगर आप एग्ज़ाम से पहले 10 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी टॉपिक को 10 बार रिवाइज, अगर आप PYQ भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।